ये है आज का तालिबान उर्फ अफगानिस्तान। दुनिया का वो देश जिसे पाने का सपना हर सुपर पावर ने देखा और हर किसी ने इसे बर्बादी के मुकाम पर लाकर छोड़ दिया। आज यहाँ भूख, गरीबी से रोती जनता, घरों में बंद औरतें, वायलेंस और चारों तरफ फैली बदहाली इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये देश अपने घुटनों पर है और जिसने इस हाल में पहुंचाया है वो देश तो आज भी सुपर पावर बनकर सारी फैसिलिटीज उठा रहा है। ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट यूएसएसआर और अमेरिका जैसी किसी भी शक्ति का आप नाम ले लें, ये सब आज आबाद हैं, लेकिन जिस अफगानिस्तान को ये डेवलप करने की कस्में वायदे खाते रहे उसे इन्होंने तबाही किया। खैर, इसमें नुकसान इन्हें भी हुआ, लेकिन दशकों तक ब्लडशेड, सप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर और वायलेंस केवल आम जनता ने झेला। आज की वीडियो में हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जिससे अफगानिस्तान बर्बाद होकर तालिबान बना और इस राह में कैसे अमेरिका जैसी सुप्रीम पावर्स ने एक बड़ा रोल निभाया। चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान वो रीजन रहा है जिस पर पकड़ बनाना नामुमकिन रहा है। इस कोशिश में जहां कुछ एम्पायर यहीं ढेर हो गए, वहीं कुछ को बेहद ही बुरी स्थिति में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। फिर चाहे पर्शियन एम्पायर रहा हो या फिर मंगोल रूलर जेंगिस खान, खुद यहाँ मुगल एम्परर शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजाओं को भी फेल होना पड़ा और अफगानिस्तान को कोई अपनी ताकत की नोक पर दबा नहीं पाया। जाहिर था, हिंदू कुश माउंटेन से घिरे अफगानिस्तान में ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हमेशा से काफी बड़े थे, इसलिए तो उसमें लड़ाई लड़ना किसी भी रूलर के लिए एक टफ टास्क था और इसका सामना सबसे पहले करने को मिला ब्रिटिशर को, जो 1800 में इस धरती पर एक ग्रेट गेम खेलने आए। दरअसल ब्रिटिश राज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी सेंट्रल एशिया में अपनी ताकत की धाक जमाना चाहता था। ऐसे में दोनों के बीच जियोपॉलिटिकल राइवलरी और पावर स्ट्रगल का जरिया बना अफगानिस्तान। रशिया और ब्रिटेन दोनों ही राष्ट्र अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चाहते थे, लेकिन यहाँ पहले बाजी मारी ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने पहली एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान के काबुल रीजन पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब सत्ता उनके हिसाब से नहीं चली और 1870 में उन्होंने रशिया का वर्चस्व इस जगह पर देखा, तो ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का सहारा लिया। इस बार जीत अंग्रेजों के हाथ लगी और उन्होंने रशिया को साइडलाइन करके अफगानिस्तान में अपनी पावर सुपरमेसी को स्टैब्लिश किया। फिर 1907 में जब रशिया ने अफगानिस्तान को ब्रिटिश राज का हिस्सा माना, तो इसी के साथ सेंट्रल एशिया में ब्रिटेन का रशिया के ऊपर पावर इन्फ्लुएंस भी साबित हो गया। ब्रिटेन जहां एक तरफ खुश था कि अफगानिस्तान उसका है, वहीं उसे बड़ा झटका तब लगा जब अफगानी ट्राइब्स और लोकल ग्रुप्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इसने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर से ब्रिटिश आर्मी की जड़ों को हिला दिया। हालांकि ब्रिटेन ने इस विरोध को दबाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थकी हुई ब्रिटिश आर्मी ज्यादा दिन तक अफगानिस्तान के गुरिल्ला वॉरफेयर के सामने टिक नहीं पाई। मजबूरन ब्रिटेन को अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस स्वीकार करनी पड़ी। अगस्त 1919 में ये वो दिन था जब अफगानिस्तान में ब्रिटिश रूल का दी एंड हो गया और ये देश अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर उभरा। ब्रिटेन को भारी बेइज्जती और अरबों के नुकसान के साथ अफगानिस्तान से एग्जिट लेना पड़ा, लेकिन यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर गिव अप नहीं किया था और आने वाले दशकों में इस देश ने अफगानिस्तान की राजनीति की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसकी शुरुआत 1920s में डिप्लोमेटिक टाइज से शुरू हुई, जब अफगानिस्तान उन पहले देशों में से एक बना जिसने रशियन रिवॉल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज किया। इससे दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सिलसिला जारी हो गया। हालांकि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पावर साल 1918 से ही अस्तित्व में थी, लेकिन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट विचारधारा ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। वैसे आजादी के बाद अफगानिस्तान की देश की सत्ता को किंग अमानुल्लाह खान ने संभाला, जिन्होंने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया था। साल 1926 में उन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, लेकिन अपनी गर्ल्स एजुकेशन रिफॉर्म्स, वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग और जेंडर इक्वालिटी की सोच के चलते ये ज्यादा साल तक सत्ता में नहीं रह पाए। इन्हें अफगान के इस्लामिक समाज, ट्रेडिशनल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप से भी भारी विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद सत्ता की कमान प्रिंस नादिर शाह के हाथ आई, लेकिन जल्द ही इनका असैसिनेशन कर दिया गया और फिर 1933 में राजगद्दी संभाली उनके बेटे मोहम्मद जाहिर शाह ने, जो अफगानिस्तान के नए और आखिरी राजा बने। इनके राज में एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रही। एक तरफ तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, तो दूसरी तरफ इसके लिए सोवियत यूनियन का सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा ये रहा कि अफगानिस्तान में भी दबे पांव कम्युनिज्म की एंट्री हुई। ये वो समय था जब यूएसएसआर और अमेरिका में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और इस आइडियोलॉजिकल वॉर में जीत पाने के लिए
दोनों देशों के बीच कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ाने की होड़ मची थी। इसी का असर अफगानिस्तान में भी देखने को मिला, जहां अफगान स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगे थे और ऑर्गेनाइज होकर सोशल जस्टिस, लेबर राइट्स पर बात करने लगे थे। अफगानिस्तान में दबे पांव कम्युनिज्म अपने पकड़ इसलिए भी बना रहा था क्योंकि कई अफगानी स्कॉलर्स सोवियत यूनियन में पढ़ते थे और देश में वापस आकर कम्युनिज्म विचारधारा को प्रमोट भी करते थे। अफगानिस्तान की लोकेशन भी सेंट्रल एशिया में काफी स्ट्रैटेजिक थी। जी हाँ, इसलिए यूएसएसआर अफगानिस्तान पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जमाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एड कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका भी अफगानिस्तान को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दे रहा था, लेकिन जाहिर शाह न्यूट्रल रहते हुए दोनों देशों से न्यूट्रल डिप्लोमेटिक टाइज निभा रहे थे। फिर 1964 में जब किंग जाहिर शाह ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ कुछ नए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो इससे अफगानिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना लीगलाइज हो गया और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी रखे गए। इसी के बाद 1965 में अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी गई, जिसे नाम दिया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। ये पार्टी यूएसएसआर द्वारा बैक्ड अप थी और इसके लीडर्स बबराक करमल और नूर मोहम्मद तारकी थे। लेकिन जल्द ही पार्टी 2 फैक्शन में बंट गई, जिनमें से एक द खल्क कहलाई, जिसे नूर मोहम्मद तारकी द्वारा लीड किया गया, जबकि दूसरी परचम फ्लैग फैक्शन कहलाई, जिसे बाबरा करमाल द्वारा लीड किया गया। हालांकि पहले तो इस पार्टी का पॉलिटिक्स में बेहद ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस था, लेकिन आने वाले वक्त में ये पार्टीज अफगानिस्तान के पॉलिटिकल ग्राउंड को ही बदलने वाली थी। इसी दौरान 17 जुलाई 1973 में किंग जाहिर शाह के कजन मोहम्मद दाऊद खान ने अपने भाई के रूल से नाखुश होकर उनका तख्ता पलट कर दिया। मिलिट्री पावर की मदद से उन्होंने सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और अफगानिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया। अब जनता को उम्मीद थी कि देश में अब डेमोक्रेसी का स्वागत होगा, लेकिन दाऊद खान ने सत्ता में आते ही पार्लियामेंट और जुडिशरी को बैन कर दिया और एक डिक्टेटर बन गए। एक तरफ लोग इससे परेशान थे, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। दाऊद खान की फॉरेन पॉलिसीज ने सोवियत यूनियन को खफा कर दिया। अपनी प्रेसिडेंसी में उन्होंने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सोवियत पर अपने देश की डिपेंडेंसी को कम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए दाऊद खान ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। अब क्योंकि कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और यूएसएसआर में पावर टसल पहले ही जारी था, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहाने अपनी पकड़ को मजबूत किया ताकि वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। इसके अलावा अफगानिस्तान पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाकर अमेरिका सेंट्रल एशिया में अपनी पावर सुपरमेसी को कायम कर सकता था, इसलिए भी अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया। फिर साल 1977 में मोहम्मद दाऊद खान एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने इस्लाम, नेशनलिज्म और सोशलिज्म जैसे फीचर्स को इंक्लूड कर लिया। सोवियत यूनियन इससे बेहद नाराज था। ऊपर से साल 1977 में सोवियत लीडर से हुई एक प्राइवेट मीटिंग में दाऊद खान ने साफ कह दिया कि भले ही अफगानिस्तान गरीब ही रहे, लेकिन अपने डिसीजंस और फॉरेन पॉलिसीज के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। सोवियत को ये डर था कि अमेरिका अफगानिस्तान में सरकार पर अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है, इसलिए उसने PDPA को स्ट्रांगली सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मनचाही सरकार चला सके। फिर अप्रैल 1978 को दाऊद खान की सरकार में एक कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खैबर की हत्या कर दी गई। इससे कम्युनिस्ट लीडर्स भड़क गए और सबने मिलकर दाऊद खान के खिलाफ कॉप कर दिया। इस कॉप में दाऊद खान और उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी PDPA की सरकार बनती है और नूर मोहम्मद तारकी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनका पावर में आना सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ा आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल विन साबित हुआ, क्योंकि इस दौर में सोवियत का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। लेकिन यूएसएसआर की ये पसंदीदा सरकार ज्यादा समय तक पर्दे पर नहीं टिक पाई। नूर मोहम्मद तारकी क्योंकि एक्सट्रीम कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए वो रिलीजियस टीचिंग के खिलाफ थे। उन्होंने अपने रेजिम में रिलीजियस एजुकेशन को सिलेबस से हटा दिया, रिलीजियस लीडर्स की पावर को कम कर दिया। सोवियत के इन्फ्लुएंस में आकर वो कई लैंड रिफॉर्म्स भी करते चले गए, जिससे अफगानिस्तान के एक्सट्रीम इस्लामिस्ट लीडर्स और इस्लामिक पार्टी इनके खिलाफ हो गए। अफगान सोसाइटी और ट्राइबल लीडर्स में एक एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट का राइज होने लगा था। अफगानिस्तान में ये लड़ाई साहब इस्लाम धर्म को बचाने के लिए लड़ाई बन गई। एथनिक, ट्राइबल और इस्लामिस्ट ग्रुप्स को विश्वास हो गया कि इस्लाम
खतरे में है और इसको बचाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से मिटाना जरूरी है। इसलिए ट्राइबल लीडर्स, एंटी कम्युनिस्ट और रिलीजियस कंजर्वेटिव्स ने हथियार उठा लिए। इन ग्रुप्स को दबाने के लिए पीडीपीए सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों को मारा गया, जिससे ये ग्रुप वायलेंट होकर अलग अलग रूरल एरियाज में गुरिल्ला टैक्टिक्स से लड़ने लगे। इन्हें ही आगे चलकर मुजाहिदीन कहकर बुलाया गया। इसी बीच पीडीपीए पार्टी के दोनों डिवीजन खल्क और परचम में भी इंटरनल स्ट्रगल से गवर्नेंस कमजोर पड़ने लगा। साथ ही नूर मोहम्मद और डेप्यूटी पीएम हाफिजुल्लाह आमीन के रिश्ते बिगड़ते चले गए। आगे सितंबर 1979 को हाफिजुल्लाह आमीन ने ही नूर मोहम्मद का असैसिनेशन करवा दिया था और खुद अफगानिस्तान के पीएम बन गए। हाफिजुल्लाह आमीन के पावर में आते ही यूएसएसआर को अफगानिस्तान अपने हाथ से निकलता दिखाई देने लगा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होने के बावजूद आमीन अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इस्लामिस्ट को समर्थन दे रहे थे। दूसरी तरफ नूर मोहम्मद के असैसिनेशन से अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन यूएसएसआर के कंट्रोल से बाहर चली गई थी। यहाँ सोवियत यूनियन को संभावना दिखाई दी कि शायद यूएसए अफगानिस्तान की राजनीतिक हालात में दखल अंदाजी कर सकता है। इसलिए 1979 में यूएसएसआर हजारों ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान में एंटर कर जाता है। उसका मकसद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को बचाना और सोवियत की कठपुतली सरकार को पावर में बैठाने का था। इसलिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के कई हिस्सों में मुजाहिदीन के खिलाफ जंग को लड़ा और देश का पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अपने मनचाहे लीडर को सत्ता में बैठाने के लिए यूएसएसआर ने हाफिजुल्लाह आमीन का असैसिनेशन करा दिया और बरबराक करमाल को नया प्रेसिडेंट बना दिया। इससे अफगानिस्तान में सोवियत की मनचाही सरकार तो बन गई साहब, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अपने इस कारनामे के लिए उसे भारी आलोचना झेलनी पड़ी। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूएसए और नॉन अलाइंड नेशंस सोवियत यूनियन के इस इन्वेजन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। खुद अफगानिस्तान की जनता में सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के खिलाफ गुस्सा इस हद तक भर गया कि बदले की आग में ज्यादा से ज्यादा लोग मुजाहिदीन बनने की राह पर निकल पड़े। दूसरी तरफ बरबराक अफगानिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री इलेक्शन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर यूएसए ने अपने इरादों को बदल लिया और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने निकल पड़ा। दरअसल अमेरिका यहाँ पर चाहता था कि कोल्ड वॉर में उसकी जीत हो और सेंट्रल एशिया में उसकी पावर का इन्फ्लुएंस हो। जाहिर था कि ये इतना आसान तो था नहीं, इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया कि खुद को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए वो इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को फंड करेगा, ताकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन कमजोर पड़ने लगे। अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 1980s में अमेरिका ने एक सीक्रेट CIA प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन साइक्लोन नाम दिया गया। इसके तहत अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार, गोला बारूद, मेडिकल एड और ट्रेनिंग के लिए न केवल फाइनेंशियल फंड दिया, बल्कि उन्हें इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। सोवियत से बदले की आग में अमेरिका ने पहले 6 साल में ही मुजाहिदीन को $3.2 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया था और आने वाले सालों में ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। उनका साफ मकसद था कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर का एग्जिट और अमेरिका की एंट्री। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट से मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग भी दी। यही नहीं, अमेरिका ने इस लड़ाई को धर्म की लड़ाई बताकर इस्लामिक देशों से भी ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक लोगों को इकट्ठा किया और उन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए आतंकवाद का दूसरा नाम बन गया। अब एक तरफ जहां अमेरिका ये सारा गेम खेल रहा था, वहीं सोवियत के सामने प्रॉब्लम ये भी थी कि अफगानिस्तान के रफ टेरेन्स और हिली एरियाज में लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। इससे सोवियत आर्मी को कई कैजुअलिटीज भी झेलनी पड़ी। ऊपर से मिलिटेंट ग्रुप्स गुरिल्ला वॉरफेयर में भी काफी बेहतर थे। इसलिए 9 साल तक चले इस युद्ध में यूएसएसआर के हाथ कुछ नहीं लगा। उनके कई सैनिक मारे गए, खरबों का नुकसान हुआ और सोवियत इकोनॉमी पर भी काफी बर्डन पड़ गया। इसके अलावा कोल्ड वॉर के चलते यूएसएसआर पहले ही कई चैलेंजेस से जूझ रहा था। ऐसे में पैसा, मिलिट्री, समय और हजारों सैनिकों की शहादत के बाद भी यूएसएसआर कुछ नहीं कर पाया और मजबूरन 1989 में उसे अफगानिस्तान से हमेशा के लिए एग्जिट लेना पड़ा। यूएसएसआर के लिए ये हार काफी शर्मनाक थी, लेकिन यूएसएसआर करता भी तो क्या। इस साल यूएसएसआर न केवल जंग हारा बल्कि कोल्ड वॉर में भी अमेरिका से मात खा गया और साथ ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी हो गया। अब अफगानिस्तान रशिया के जाने के बाद 1992 में अफगान मिलिटेंट ग्रुप अमेरिका की मदद से सिविल वॉर जीत गए। लेकिन सवाल ये था कि अफगानिस्तान की सत्ता पर कौन बैठेगा। यहाँ क्योंकि कई सारे ट्राइबल और इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, इसलिए अफगान मिलिटेंट ग्रुप का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ऐसे में सत्ता को पाने की होड़ सभी कबीलों के बीच मची थी। ये कबीले अफगानिस्तान पर रूल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे। हालांकि कुछ सालों के लिए अफगानिस्तान की सत्ता एक लीडर को दी भी गई, लेकिन इसकी सरकार में अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई। देश पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली वीक तो था ही, साथ ही देश में सिविल वॉर की स्थिति भी पैदा हो गई थी।
एक तरफ अफगानिस्तान में गरीबी, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, केओस, लॉलेसनेस और सिविल वॉर तो चल ही रहा था। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो गया, जिससे बची कुची शांति भी भंग हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत 1994 में हुई, जब 50 स्टूडेंट्स ने मिलकर कंधार में एक ग्रुप को बनाया और उसे तालिबान नाम दिया गया। इस ग्रुप के स्टूडेंट एक्सट्रीम इस्लामिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे और इस बात से नाखुश थे कि कम्युनिस्ट सरकार के खात्मे के बाद अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ को इंस्टॉल नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने जिम्मा उठाया कि वो अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को इंस्टॉल करेंगे। आगे उन्होंने ऐसा ही किया। 1994 में कंधार सिटी पर अटैक करके उन्होंने इस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। लेकिन जैसे जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर पकड़ बनाई और कई सिविलियंस को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, वैसे वैसे इन्होंने अफगानी लोगों के दिलों में कमाई इज्जत को भी खो दिया। वैसे तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही कई कंजर्वेटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था और इसी कड़ी में तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंतर्गत छोटी सी गलती के लिए भी लोगों को मौत की सजा दी जाने लगी। महिलाओं का बिना आदमी के घर से बाहर निकलना बंद हो गया। मूवीज, टीवी, म्यूजिक, सिनेमा, फोटोग्राफी, एनजीओ और कई सारी चीजों को तालिबान ने बैन कर दिया। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन को बंद करके तालिबान ने रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट किया। इनके राज में लोग कैद में रहने के लिए मजबूर हो गए, खासकर महिलाओं से उनका अधिकार छीन लिया गया था। इसमें एक तरफ अफगानिस्तान सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की हालत खराब खस्ता थी। फूड शॉर्टेज, बेसिक नेसेसिटी की कमी के चलते देश में गरीबी और भुखमरी के हालात पैदा होने लगे। जनता चाहकर भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, इसलिए लाखों लोग अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में रेफ्यूजी बनने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान अफगानिस्तान के एक लीडर ने अमेरिका के एक बहुत बड़े दुश्मन को शरण दी। इसका नाम था ये जो बंदा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि यूएसए ने अफगानिस्तान को इसे हैंड ओवर करने के लिए कहा था, लेकिन जब तालिबान ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका सीधा जंग में उतरने के लिए तैयार हो गया। 7 अक्टूबर 2001 ये वो तारीख है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। इसका मकसद अफगानिस्तान से आतंक को खत्म करना और तालिबान को सत्ता से हटाने का था। अब इस हमले से बचने के लिए तालिबान सरकार के मेजर लीडर्स कहीं छिप गए, जिससे अफगानिस्तान का पॉलिटिकल कंट्रोल अमेरिका के हाथ लग गया। लेकिन जिस दुश्मन को वो यहाँ ढूंढने आए थे वो उनकी पकड़ से बाहर हो गया। इसी बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना पसंद की सरकार को सत्ता में बिठाया, एक डेमोक्रेटिक सरकार को स्टैब्लिश किया। लेकिन डेमोक्रेसी की स्थापना के बाद भी अफगानिस्तान की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि तालिबान की तरफ से इंसर्जेंसी बरकरार रही। अब यहाँ यूएसए का अफगानिस्तान में फोकस ये आतंकी जरूर था, लेकिन यूएसए तालिबान से भी पॉलिटिकल कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए भीषण जंग लड़ता रहा। लेकिन इराक में अमेरिकन इन्वेशन से जैसे ही अमेरिका का फोकस शिफ्ट हुआ, तभी तालिबान फोकस्ड होकर यूनाइट होना शुरू हो गया और अफगानिस्तान के रूरल एरियाज को कब्जे में ले लिया गया। वहां उसने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया और इन रूरल एरियाज में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, वो केवल शहरों तक ही सीमित रहा। अब 2006 में दोनों ग्रुप्स के बीच इस जंग ने एक्सट्रीम वायलेंस का रूप ले लिया, जिसमें अमेरिका को हैवी कैजुअल्टीज झेलनी पड़ी। इस लड़ाई में अमेरिका ने पानी की तरह पैसा, हथियार और समय वेस्ट किया, लेकिन फिर भी अमेरिका और नेटो के हजारों सैनिक इस युद्ध में जीत नहीं पाए। हालांकि अमेरिका केवल एक आतंकी के लिए अफगानिस्तान में आया था, लेकिन वो करीब 10 साल के इंतजार के बाद हाथ लगा। फिर 2 मई 2011 अमेरिका के लिए वो ऐतिहासिक दिन बन गया जब पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुसकर यूएस आर्मी ने इस आतंकी को मार गिराया। इसी के साथ अमेरिका का ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन 2011 के बाद भी यूएस आर्मी अफगानिस्तान से एग्जिट करने के बजाय तालिबान से अपनी लड़ाई जारी रखती है। मगर धीरे धीरे तालिबान की बढ़ती पावर इन्फ्लुएंस से अमेरिका भी समझ गया कि तालिबान से युद्ध अब यूएसए के इंटरेस्ट के बाहर है। इसलिए साल 2014 में ही अमेरिका अफगानिस्तान में अपने डायरेक्ट ऑपरेशंस को बंद कर देता है। और फिर साल 2021 में वो दिन भी आया जब अमेरिका ने अपनी आर्मी के साथ अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया। इसी के साथ अफगानिस्तान की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अमेरिका के एग्जिट के साथ ही तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इस आतंकवादी संगठन के रूल से डरकर लोग देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। सितंबर 2021 में तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को गिराकर एक नई गवर्नमेंट को अनाउंस करती है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को पीएम बनाया जाता है। अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर तालिबान कर दिया जाता है। तालिबानी सरकार शुरुआत में एक अच्छे गवर्नेंस, गुड एजुकेशन और लिबरल लॉ का हवाला देती है, लेकिन धीरे धीरे ये देश अपने रंग दिखाता है और गर्ल्स की हायर एजुकेशन पर बैन कर देता है। बिना आदमी के वुमेन का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बैन कर दिया जाता है। मीडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और तालिबान के खिलाफ विरोध करने वालों को अरेस्ट किया जाता है। तालिबान में आज कंडीशन ऐसी है साहब कि वुमेन राइट्स बैन है,
पब्लिक की सोशल लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है और बची कुची कसर तालिबान की बिगड़ती इकोनॉमिक कंडीशन ने पूरी की है। तालिबान ने खुद के लिए एक देश तो बना लिया है, लेकिन इसे चलाने के लिए ना उनके पास कोई फाइनेंशियल एड है और ना ही कोई इंटरनेशनल हेल्प। इसी का नतीजा है कि तालिबान में गरीबी 97% तक बढ़ गई है। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, खाना, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना भी मुश्किल हो गया है। उसके ऊपर से तालिबान की टॉर्चर्स पॉलिसी और इनह्यूमन पनिशमेंट्स के चलते इस देश के लोग एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भी देश ने तालिबान को राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है और ऐसा ही अगर चलता रहा तो लॉन्ग रन में इस देश में रह रही पब्लिक को भूखमरी से मरने से कोई नहीं बचा सकता।